ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इटली और जर्मनी का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं सवाल करूं कि इटली और जर्मनी की को इंटीग्रेशन की प्रेरणा किससे मिली थी? मतलब नेपोलियन बोनापार्टे से। नेपोलियन बोनापार्टे ने किस आज के किस देश को पहले कब्जाया, उसे यूनिफाइड किया और फिर बाकी अलग अलग देशों को कब्जाने के लिए अटैक करने लगा। तो नेपोलियन बोनापार्टे को अगर हम कहें तो कहाँ, किस देश को कब्जाया था उसने पहले? हाँ, पहले किस देश को? नहीं, पहले किस देश को, जैसे बहुत सारे भागों में डिवाइडेड था, उसको उसने मार के कूच के क्या किया, यूनिफाइड किया। और फिर देखा कि बाकी अलग अलग देश को भी कब्जा लो। तो वो कौन सा देश था जिसको उसने पहली बार कब्जाया? सबको यूनिफाइड किया पहली बार, फ्रांस, है ना, फ्रांस। फिर फ्रांस से लगे हुए जितने भी देश थे उसको उसने कब्जाना शुरू किया। और जैसे ही उसने ब्रिटेन पे अटैक किया, ब्रिटेन वालों ने ही उसे थूर दिया और थूर करके कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना आइलैंड पे। इतना क्लियर हो गया था और वहां उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, अगर हम कहें कि इटली के इंटीग्रेशन में 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो नाम कौन कौन से थे? मैजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउट। मैजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउट। फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन किसे कहते हैं? अरे नेपोलियन कहां से आएगा फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन में? मैजनी, मैजनी, फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन मैजनी। स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं? गैरिबाल्डी। रेड आर्मी को किसने बनाया था? गैरिबाल्डी ने। क्रीमिया वॉर को लंबा किसने खींच दिया था? काउंट काउट ने। ठीक है, और हमने लास्टली देखा था कि कैसे जर्मनी का इंटीग्रेशन हुआ। जर्मनी के, अगर अच्छा कहेगा कि इटली के इंटीग्रेशन में आगे आने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेट आगे आया था कि इटली का इंटीग्रेशन होना चाहिए? सर्डिनिया पिडमाउंट, सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, सर्डिनिया पिडमाउंट। और वैसे ही अगर कहें कि जर्मनी को इंटीग्रेट होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया था? यस, रसिया। रसिया से लगा हुआ पार्ट रसिया, है ना, रसिया, रसिया, जिसने अपने एरिया में पूरी तरीके से एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था और सारे लोग वहां के दूसरे स्टेट में जा करके क्या करते थे, नाटक के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि हमें क्यों यूनाइटेड होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं इटली इटली नहीं, सॉरी, रसिया में होने वाला रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। रशियन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रसिया। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही मार रहा हूँ अभी, ये मत कहना कि कहाँ तक है, मैं समझ लो ये है पूरा रसिया। देखो, रसिया में जो राजा होता था ना, वहां के राजा को जार कहा जाता था, जार, जार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको लिखते थे ZAR। ठीक है, कहीं कहीं ZAR भी लिखते थे, या कहीं कहीं JAR के भी नाम से जाना जाता था, मतलब उसमें T लिखते थे, TSAR, जार। ठीक है, जार। रसिया में जो राजा होता था उसे क्या कहते थे? जार, जार, जार। ठीक है, जार। अब ये जो राजा थे ना, ये राजा बहुत ही निरंकुश थे एकदम, मतलब ये लोग अपने आप को क्या कहते थे कि हम भगवान के भेजे हुए बंदे हैं। हमारी जो बात है ना, जो हम कहते हैं, वो समझ लो डायरेक्टली भगवान के यहाँ से ऑर्डर आया है। तो इसीलिए कोई भी उसकी अवहेलना नहीं करेगा, कोई भी उसे मना नहीं करेगा। अगर राजा ने कह दिया लड़ो तो लड़ो, राजा ने कह दिया उड़ो तो उड़ो। ठीक है, यानी राजा की बात को भगवान की वाणी मानी जाती थी। और ऐसी सिचुएशन में जो राजा कहीं पर रूल करता है उसे कहते हैं कि वो निरंकुश है, निरंकुश। जैसे आज के टाइम पीरियड में हम कहें
कि कोई भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई किसी रिलीजन में किसी भगवान को लेकर के कुछ कह देता है, तो आज पढ़े लिखे लोग भी मार फौजदारी पर उतर आते हैं कि नहीं उतर आते हैं? आते हैं भैया, कितना बड़ा बवाल हो जाता है एकदम से। तो सोचो वैसे सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में जहां पर एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं था, यहाँ पर अगर कोई कहे कि जो हमारा राजा है वो भगवान है, तो बताओ कोई राजा की बात को न माने, उसको क्या सजा दी जाएगी? खत्म कर देंगे लोग। हाँ, तो ऐसे राजतंत्र को कहा जाता था निरंकुश, या इंग्लिश में ऑटोक्रेटिक। ऑटो ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेट। यहाँ का जो पार्लियामेंट होता था, यहाँ के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को क्या कहते थे? ड्यूमा। ड्यूमा। और इस ड्यूमा के ऊपर, जैसे हमारे भारत में सबसे, पार्लियामेंट में सबसे ऊपर कौन रहता है, तो भैया देखेंगे कि जब संसद चलता है तो उसमें जो स्पीकर होता है, लेकिन पार्लियामेंट का अगर अंग की बात करते हैं, अंग में सबसे बड़ा कौन है, तो भाई जो है प्रेसिडेंट को माना जाता है ना, क्योंकि लास्ट सिग्नेचर डिसीजन जो रहता है प्रेसिडेंट का रहता है। वैसे ही यहाँ पर जो ड्यूमा था, ड्यूमा में सबसे ऊपर रहता था राजा। समझा? ओके, ठीक है। तो देखो ये है रसिया। बताओ रसिया में जो राजा राज करते थे उनको क्या कहा जाता था, क्या टाइटल दिया जाता था? जार, ठीक है, जार। जार सेम उसी तरीके से टाइटल है जैसे भारत में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग टाइटल दिया गया, सम्राट, सुल्तान, बादशाह, महाराज, है ना, छत्रपति, ये सब टाइटल है। तो वैसे ही रसिया के राजाओं को भी जो टाइटल दिया जाता था उसे जार कहते थे। कहीं जार वर्ड सुनना तो समझ लेना ये रसिया के राजा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जार। रसिया के पार्लियामेंट को क्या कहते थे? पार्लियामेंट, ड्यूमा। पार्लियामेंट को ड्यूमा। देखो मैं दो दो बार लिख रहा हूँ, एक बार अभी उधर बताया, फिर से बता रहा हूँ, ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा, ड्यूमा। अब देखो क्या होता है कि निरंकुशता की वजह से ना, ये जो राजा रहता था वो किसी से भी भिड़ जाता था, किसी से भी लड़ जाता था। तो इस राजा ने आदेश दे दिया, यहाँ पर जो है जापान है, ठीक है, जापान, जापान पर अटैक करने का आदेश दे दिया। कब? 1904-5 के बीच में, 1904-5 के बीच में। इसने सोचा कि जापान का एरिया कब्जा लेते हैं। जापान ने राजा के आदमियों को छोड़ दिया और जापान ने पूरा ये एरिया कब्जा लिया। हाँ, जापान ने 1904-5 के टाइम पीरियड में जापान ने रसिया को हरा दिया, रसिया के सैनिकों को, और ये एरिया कब्जा लिया पूरा। उसमें चाइना का मतलब चाइना का थोड़ा ऊपरी वाला सेक्शन दिया जाया था, ठीक है, ऊपरी वाला सेक्शन, और ये रसिया का ये ऊपर वाला सदर्न का जो सेक्शन है ना, जो ये वाला, इसको भी इसने कब्जा लिया था, व्लादिवोस्तोक वाला वगैरह, ठीक है, वो सब कब्जा लिया। अब जब, क्योंकि दो देशों में अगर लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। जैसे अभी अगर हम करंटली रसिया और यूक्रेन की वॉर की बात करें, तो दोनों देशों की इकोनॉमी एकदम ढह रही है कि नहीं ढह रही है? लोग परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी अब धीरे धीरे आएगी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखता है। अब इन वॉर की वजह से रसिया में भी आने लगा इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पर लोग भूख से मरने लगे, वहां पर जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत बढ़ गया, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो रसिया में जो औरतें थी वो अपने बच्चों को लेकर के राजा के महल में गई, ठीक है, राजा के महल में। देखो ये वहां का राजा था निकोलस, जार निकोलस द्वितीय, और ये जिस महल में रहता था उसको कहते थे विंटर पैलेस, ठीक है, विंटर पैलेस, विंटर पैलेस। औरतें कहाँ चली गई? विंटर पैलेस में, विंटर पैलेस में। और जैसे ही ये विंटर पैलेस में गई, यहाँ निकोलस ने ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को इन पर गोली चला दो। भाई साहब, इसके सारे सैनिकों ने उन औरतों, बच्चों पर, सब पर क्या चला दिया? गोली चला दिया। और ये घटना होती है 22 जनवरी 1905 को। कब कही जाती है? कब हुई? 22 जनवरी 1905 को। उस दिन संडे का दिन रहता है, इसलिए इस दिन को 22 जनवरी 1905 का वो जो दिन था उसे ब्लडी रविवार या खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तो कहेगा ब्लडी संडे का जो ये रिलेशन है वो किसके साथ है? तो रशियन रिवॉल्यूशन के साथ, रशियन रिवॉल्यूशन के साथ।
बात समझ में आई? देखो ये था जो पैलेस था, विंटर पैलेस, और यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ वहां गुहार लगाने के लिए जा रहे थे कि इतना हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए, कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर इसके सैनिकों ने क्या कर दिया, गोली चला दी और लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, पूरा खून ही खून हो जाता है। अब बताओ, जैसे ही आम जनता पर गोली चलती है, अब जो बाकी लोग बचे हुए थे वो लोग भड़क उठते हैं और धीरे धीरे यहाँ से राजा के खिलाफ एक विद्रोह की भावना जाग जाती है। ठीक है, विद्रोह की भावना जाग जाती है। इस विद्रोह को लीड कर रहा था एक इंसान था, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, यह बंदा था व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इसने लोगों को बुलाया, ठीक है, और जो है कहा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप बनाना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं एक साथ आएंगे और हम ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी वो राजा जो है, डूमा जो है, उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर अब राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो रसिया में जब लोग, मजदूर संगठन, लेबर संगठन एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसे कहा जाता है बोल्शेविक। ठीक है, मजदूरों का संगठन क्या कहलाता है? बोल्शेविक, बोल्शेविक, बोल्शेविक। बोल्शेविक रसियन वर्ड है, उसका हिंदी में अनुवाद होता है बहुमत है, मतलब ठीक है कि कहते हैं ना मेजोरिटी, मेजोरिटी। किसकी मेजोरिटी? तो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का, लेबर लोगों का मेजोरिटी बोल्शेविक कहलाया। और इसी के साथ गठन होता है बोल्शेविक ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बोल्शेविक रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया। समझा? बोल्शेविक रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया, बोल्शेविक रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया। तो कहेगा बोल्शेविक रिवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? लेनिन, लेनिन। अब इस लेनिन ने कहा कि हमारे जो देश होगा, उस देश में लेबर्स या आम लोगों का क्या होगा? राज होगा, आम लोगों का राज होगा। और उसने उसे कहा क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे, साथ आएंगे, तो उसने कहा जो यूनियन बनेगी, जो हमारी देश, जो हमारा लोगों को मिला करके एक देश बनेगा, वो बनेगा सोवियत, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन। तो कहेगा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का संबंध किसके साथ है? तो रशियन रिवॉल्यूशन के साथ। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के साथ, रशियन रिवॉल्यूशन। अगर कोई पूछेगा बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी, मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी, मेजोरिटी, मेजोरिटी। इतना क्लियर हुआ? ब्लडी रविवार कब हुआ था? ब्लडी संडे घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905। रसिया के राजा को क्या टाइटल दिया जाता है? रसिया के राजा को क्या टाइटल दिया जाता है? जार। वहां के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ड्यूमा, ड्यूमा। बोलो 4 बार, ड्यूमा, 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 ड्यूमा। ठीक है, रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। 1904-5 में रसिया की लड़ाई किस देश के साथ होती है? जापान के साथ। रसिया जीतता है कि हार जाता है? हार जाता है, हार जाता है। ब्लडी संडे, ब्लडी संडे, ये किससे रिलेटेड है? रशियन रिवॉल्यूशन के साथ। कब हुई थी यह घटना? हाँ, 1905 में 22 जनवरी, 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1900। सो यहाँ तक की घटना समझ में आई, ब्लडी रविवार वगैरह समझ में आ गया। अब देखो, अब लेनिन ने लोगों को जो है इकट्ठा किया और इसने रिवॉल्यूशन चालू कर दिया, जिसे हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसने क्या किया कि जो है 1970, देखो पहली बार जब इसने ये राजा के खिलाफ सोचा कि ये क्या किया, राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, तो जब पहली बार इसने प्रोटेस्ट किया ना, तो राजा ने इसके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया, क्योंकि पहला बड़ा रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1905 के बाद,
जैसे ही ये 22 जनवरी 1905 को ब्लडी संडे हुआ, उसके बाद लोग भड़क गए और लोगों ने राजा के खिलाफ क्या किया, रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, लेकिन उस रिवोल्यूशन को राजा ने सप्रेस कर दिया और लोग धीरे धीरे अंदर ही अंदर राजा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे करके एक वक्त आता है 1917 का, जब राजा के खिलाफ लार्ज प्रोटेस्ट होता है और लेनिन इस राजा को वहां से हटा देता है, लोगों के हाथ में दे देता है, राजा को लोग मार देते हैं और यहाँ पर जो है किसका अधिकार हो जाता है, लेनिन का। और लेनिन कहता है कि अब से यहाँ पर किसकी सरकार रहेगी, आम जनता की सरकार रहेगी। अब देखो मजा यहाँ से शुरू होता है, जब ये लेनिन ये सारी बातें कैसे कह रहा था कि क्यों राजा का जो की सत्ता नहीं होना चाहिए, आम लोगों की सत्ता होनी चाहिए, इसके पीछे वजह थी एक आइडियोलॉजी। लेनिन एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। एक किताब लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, वो बंदा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 2 किताबें लिखी थी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ था। एक किताब का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी किताब का नाम था दास कैपिटल। ठीक है, किताब का नाम क्या था, ये दोनों किताब याद रखना, पूछता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और जो लेनिन था वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बहुत प्रभावित था। इसमें लिखा हुआ था कि किसी भी देश की जो सत्ता होनी चाहिए ना, वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। वहां पर कोई भी जो है सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोग अपना खुद से अर्न करे और खुद से अपना शासन चलाए, ऐसा लिखा हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और लेनिन ने इसी बात का फायदा उठाया, यही लोगों को कहा और राजा को हटाने में ये सफल हुआ। ठीक है, अब देखो, लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी सत्ता जो है जनता के हाथ में दे दिया जाए। अगर जनता के हाथ में जाएगा तो कोई अपने दिमाग से चलेगा, कोई अपने दिमाग से चलेगा, कोई अपने दिमाग से चलेगा, है कि नहीं। कोई कहेगा सड़क बनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं सड़क नहीं बनना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, कोई कहेगा नहीं बिल्डिंग बनाओगे तो एनवायरनमेंट खराब होगा, पेड़ लगना चाहिए, कोई कहेगा नहीं नाला खुदना चाहिए, कोई कहेगा जो कि पोखरा बनना चाहिए। भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसे सिचुएशन मारी मारा हो जाएगा। तब जो कि लेनिन ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, हम एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं जहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी और जो जनता होगी इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। इस गवर्नमेंट का काम होगा कि हमारी जनता जो है उनका सारा ख्याल रखा जाए। जैसे एक भारत में अगर हम बात करें तो कमाती जनता है और अपनी कमाई का थोड़ा पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है, बरोबर। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में कमाएगी जनता, सारा का सारा पैसा देगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा जनता को रिटर्न करती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, समझ में आया क्या। देख, जैसे नॉर्मल भारत में क्या होता है, इंडिया में आज के टाइम पीरियड में, कि जनता कमाती है ना, जनता कमाएगी और अपनी कमाई का थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देगी, है ना। जैसे 100 रुपए कमाया और 30% टैक्स है तो 30 रुपया तुम गवर्नमेंट को दे दोगे और 70 रुपया अपने पास रखोगे, है ना। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में जो लेनिन वाला कंट्री था, उसमें उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या था कि जनता काम करेगी, उस काम का जो पैसा होगा वो डायरेक्टली किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट इसमें से थोड़ा सा पैसा, जैसे 100 रुपया गवर्नमेंट के पास आया तो इसमें से 30 रुपया गवर्नमेंट किसको देगी, जनता को देगी, ताकि ये अपना थोड़ा बेसिक नीड को पूरा कर सके। बाकी गवर्नमेंट जनता का घर का ख्याल रखेगी, मतलब इनको घर रहने के लिए घर देगी, हॉस्पिटल की सुविधा फ्री है, एजुकेशन फ्री है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, हर एक चीज का पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। समझ में आया। यानी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, चाहे हम बैंक की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, आर्मी, इन सब का ध्यान रखेगी गवर्नमेंट। लेकिन जो
जनता है, जनता काम करके क्या सारा का सारा पैसा अपने पास रखेगी? नहीं, वो किसे देगी? सरकार को। तो सोचो, अगर भारत में अभी सिर्फ 2% लोग ही टैक्स देते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता है। अब सोचो, अगर सारी जनता काम करके इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देती, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना पैसा होता। तो वैसे ही कम्युनिस्ट जो देश थे, उन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ रहेगा, क्योंकि सारे लोग काम कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा दे रहे हैं, और जो कि उनकी सरकार चल रही है, और सरकार धड़ल्ले से अपना जहां खर्चा करना है वहां पर आराम से खर्चा कर रही है। ठीक है, ये फायदा हो गया कि चलो ठीक है, फटाफट 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 ग्रोथ होने लगेगा। और यही रीजन रही कि पहले जो सोवियत यूनियन थी, जो रसिया थी, वो पूरी तरीके से स्ट्रांग बनी, ठीक है, और अपना डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन एक बात इसमें समझ में आ रहा है क्या? ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री तब तक ही सरवाइव कर सकती है जब तक किसके पास पैसा आता रहेगा। अगर पैसा आना बंद, इसका सर्वाइवल खतरे में हो जाएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, ओके। इतना इतना चीज पहले एकदम पिक्चर क्लियर है कि नहीं? देखो, 1905 में कौन सी घटना होती है? ब्लडी संडे वाला। 1917 में 1917 में 1917 में 1917 में जो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में, और राजा को मार दिया जाता है। अब ऐसे टाइम पीरियड में, क्योंकि आर्मी की जरूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है, तो 2 तरीके की आर्मी का गठन किया गया था, जिसमें जो लेनिन था, लेनिन ने बनाया था, उसे चेको आर्मी कहा गया। चेको आर्मी, ठीक है, चेको आर्मी, ठीक है, जो स्लोवाकिया वगैरह से वहां की आर्मी को लेकर के लोगों के साथ बनाया गया था। ठीक है, और एक और बंदा था, जैसे उसका नाम था ये ट्राटस्की, इसने बनाया था रेड आर्मी। तो रेड आर्मी दुनिया में अलग अलग जगह पर हर जगह बनी थी। जैसे कि चाहे हम इटली में देखे, इटली में भी रेड आर्मी बनी, रसिया में देखे, रसिया में भी रेड आर्मी बनी, इंडिया में देखे तो इंडिया में भी रेड आर्मी बनी है। कैन यू टेल मी कि इंडिया में रेड आर्मी, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती सेना को बनाया था भारत में। ठीक है, तो लाल कुर्ती सेना हर जगह बनी है, कहां कहां पे, चाहे वो इटली हो, रसिया हो, इंडिया हो, हर जगह लाल कुर्ती सेना बनी। तो बताओ, 1917 में जो रिवोल्यूशन हुआ, ये अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार कहता है अक्टूबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? रशियन रिवोल्यूशन से। इस अक्टूबर रिवोल्यूशन में लेनिन ने कौन सी आर्मी गठित की? चेको। याद रखना कैसे? चेको। ठीक है, चेको। और ट्राटस्की ने रेड आर्मी। रसिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। इतना समझा? ओके, ओके। तब दुनिया में पहला जो कम्युनिस्ट देश बना, वो कौन बना? रसिया। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री बना वो रसिया था। रसिया। बताओ, अच्छा, जो कम्युनिस्ट देश होते हैं, क्या उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। कम्युनिस्ट कंट्री में मीडिया किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के। मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान कौन रखता है? इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट रखती है। वहां बैंक किसके अंडर होते हैं? गवर्नमेंट के अंडर होते हैं।
वहां पर जो लोग काम करते हैं वो पैसा किसे देते हैं? गवर्नमेंट को, यानी सर्विस गवर्नमेंट के अंडर होती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भरता है? गवर्नमेंट भरती है। आर्मी का खर्चा कौन उठाता है? गवर्नमेंट। वाटर सप्लाई का खर्चा कौन उठाता है? गवर्नमेंट। यानी सारा का सारा कुछ कौन करती है कम्युनिस्ट देश में? गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट देश में गवर्नमेंट करती है। बताओ कम्युनिस्ट कंट्री सरवाइव किस कंडीशन में नहीं कर सकती? जब पैसा नहीं होगा। यानी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब ये कंट्री बिखर जाएंगी, ये कंट्री बिखर जाएंगी। इतना समझ में आया? ओके। बताओ ये जो व्लादिमीर लेनिन था ये किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था? कार्ल मार्क्स। इसकी कार्ल मार्क्स की लिखी दो किताबें कौन सी थी? दास कैपिटल, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अब उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लेनिन ने अपना थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कहना क्या था कि किसी भी देश का कंट्रोल जनता के हाथ में होना चाहिए, लेकिन इसने जनता के हाथ में न देकर के एक गवर्नमेंट को बनाया। ठीक है, तो लेनिन का जो ये विचारधारा थी, उस विचारधारा को कहा गया लेनिनिस्ट कम्युनिज्म। लेनिनिस्ट कम्युनिज्म, ठीक है, लेनिनिस्ट कम्युनिज्म। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब लेनिन जब आया, रूल किया, सारा का सारा चीज होता गया, उसके बाद लेनिन के बाद आता है स्टालिन। ठीक है, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन ने भी जो कम्युनिज्म था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया, और इसकी जो विचारधारा थी उसे कहा जाता था स्टालिनिस्ट कम्युनिज्म। ठीक है, स्टालिनिस्ट कम्युनिज्म। ये जो स्टालिन था, ये ना जो लेनिन से भी खतरनाक था। ठीक है, ये और लोगों से मार मार के काम करवाने लगता था ना, एकदम काम करो, पैसा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, बहुत खतरनाक था स्टालिन। इसलिए बहुत सारे लोग स्टालिन से बहुत नफरत करते हैं, उसकी विचारधाराओं से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा से ही नफरत करते हैं, बट उसमें भी होता है ना कि हम किसी से नफरत करते हैं, बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिससे सख्त नफरत करते हैं। तो वैसे ही है, लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से नफरत तो करते हैं, लेकिन स्टालिन वाला जो विचारधारा था उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। और ये दोनों ही किससे इंस्पायर्ड थे? कार्ल मार्क्स से विचारधारा से ये लोग इंस्पायर्ड थे। ठीक है, अब देखो, जब तक जो है इन लोगों का इन्फ्लुएंस था, जैसे स्टालिन हो गया या लेनिन हो गया, तब तक तो कंट्री अच्छे से काम करी। और पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो इसका एक बड़ा सा एरिया क्रिएट होता है रसिया। ठीक है, रसिया यहाँ तक पूरा ये यूरोप वगैरह एकदम कब्जा लेता, मतलब यहाँ तक पूरा ये रसिया ही रसिया हो जाता है। लेकिन 1991 आते आते रसिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो चुका था। इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इसकी कई वजह है, हमें वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिल जाएंगी थोड़ी सी। लेकिन 1991 तक आते आते क्या हो चुका था, रसिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो गया था, और जिसकी वजह से रसिया के जो छोटे छोटे पार्ट थे वो इससे अब अलग होना शुरू हो चुके थे। और अल्टीमेटली 1991 में जाकर के रसिया 15 भागों में टूट जाता है। ठीक है, USSR। देखो, पहले जो रसिया बना, पहले जो ये स्टालिन और लेनिन वाला देश बना था, उसे क्या कहा गया था? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये बना था। लेकिन 1991 आते आते रसिया में आया भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो क्या पैसा मिलेगा? जॉब मिलेगी किसी को?
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? एम्प्लॉयमेंट घटेगा। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो भाई धीरे 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 लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जहां पर गवर्नमेंट फ्री बिजली देती थी, फ्री पानी देती थी, फ्री खाना देती थी, अब वो सब मिलेगा नहीं, तो धीरे 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 एरिया का हो जाएंगे। वहां पर कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ काम नहीं कर पा रही है, एक काम करते हैं, हम अपना एक गवर्नमेंट बना लेते हैं। और ऐसी ही सोच के साथ धीरे 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 रसिया क्या होना, टूटना शुरू हो गया। ठीक है, और 1991 में रसिया 15 भागों में टूट जाता है, जिसमें से रसिया ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है। बाकी तो मैंने ज्योग्राफी में पूरा बता दिया, वो 15 कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें से सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल के 5 थे, उसके बाद यहाँ से तुम्हारा लटविया लिथुआनिया थे, ठीक है, इस्टोनिया थे, यूक्रेन थे, और अगर हम बात करें उसके आसपास का एरिया जो क्या नाम है इसका, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सारे के सारे तीनों थे, कॉकेकस कंट्री, ये सारा का सारा मिला करके 15 देश में रसिया टूट जाता है। कब? यूएसएसआर टूट जाता है कब? 1991 में। 1991 में। ठीक है, अब देखो, इस रसिया को बनते हुए और बिगड़ते हुए यानी टूटते हुए ऑब्जर्व कर रहा था कौन? चाइना। चाइना, ठीक है, चाइना। चाइना ने रसिया को कम्युनिस्ट होते हुए देखा भी और बिगड़ते हुए भी देखा। इसलिए चाइना ने कहा कि हम भी कम्युनिस्ट होंगे, हमारे यहाँ भी सारा का सारा जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट वाला ही होगा। चाइना में क्या कोई मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। क्या नाम है उसका? रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले का कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना ना, CPR, कम्युनिस्ट, CRP, कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक ही पार्टी है कि और वो जो है एक ही पार्टी है ना? हाँ, तो वहां पर भी गवर्नमेंट एक ही थी। वहां पर क्या मीडिया कोई फ्री मीडिया है? ग्लोबल टाइम्स जो हम बात करते हैं, ग्लोबल टाइम्स, ये किसका माउथ पीस है? वो चाइना का ही माउथ पीस है ना? जहां से न्यूज आती है, पता, अच्छा पता है कि नहीं है सर? पार्टी का नाम मतलब कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी, कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी एक ही है ना, वो उसका क्या नाम है, जिनपिंग, जिनपिंग का, जिनपिंग जो लीडर है, जिनपिंग। ठीक है, और आर्मी किसके अंडर है? उसी के अंडर है आर्मी, आर्मी उसी की है। वहां पर जो बैंक है उसी के अंडर आते हैं। वहां का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वही देखता है ना? तो चाइना ने देखा था कि रसिया किस तरीके से टूटा था, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इसलिए उसने कहा चाइना में सब कुछ कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, लेकिन जो इंडस्ट्री वगैरह है ना, इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लोगों के हाथ में दिया जाएगा कि तुम्हें जितना पैसा कमाना है वो कमाओ, अमीर बनना है बनो, लेकिन एक लिमिट रख दिया उसने कि तुम्हें अमीर बनना है जितना बनो, तुम गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते हो। और यही गड़बड़ किया था जैक मा ने। जैक मा देखा जा रहा था तो एशिया का, हाँ, पूरा सबसे रिचेस्ट आदमी बनने वाला था, वो इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही बात कहा कि जो चाइनीज बैंक है वो आम लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं, और बस धर लिया जिनपिंग ने और उनको गायब भी करवा दिया। आज किसी के जुबान पर जैकमा दिखते हैं? कहीं उनका कुछ न्यूज आता है जैकमा का? नहीं। ठीक है, हाँ वही, वो खाली दिखाने भर का कि हाँ हूँ, उसके बाद गायब। ठीक है, तो चाइना चाइना इस बात को समझा, इस बात को कि भाई कम्युनिस्ट देश जब पैसा रहेगा तभी चलेगा। इसके लिए उसने क्या स्टेप लिए? सारा का चीज सब कुछ अपने अंडर रखा, लेकिन इंडस्ट्री लोगों के हाथ में दिया। वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लोग जो है तेजी से काम धंधे सीखे, अपना अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किए, चीप लेबर को अवेलेबल करवाया उसने,
दूसरी कंपनियों को आने के न्योता दिया, कहा कि आओ भैया लैंड वैंड चाहिए तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे वो एक वक्त था कि जब चाइना एशिया का मरीज कहा जाता था, आज एशिया का डॉक्टर हो गया। पूरे एशिया में चाइना से अधिक डेवलप कोई देश है नहीं, ठीक है। लेकिन अब के टाइम पीरियड में चाइना ने या चाइना के बैंकों ने कंट्रीज को इतना अधिक लोन दे दिया है कि अब उसके बैंक क्राइसिस में आ चुके हैं, ठीक है। बैंकों के सामने अब टैंक घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि चाइना की भी वही हालात हो जाए जैसे रसिया की हुआ था, ठीक है। वहां भी अब धीरे धीरे क्राइसिस आ रहे हैं और आए दिन न्यूज सुनाई देता है कि इतना अधिक करप्शन पकड़ा गया, ये हुआ, टैंक घूम रहे हैं, बैंक जो कि डिसॉल्व करने वाले हैं, ये होने वाला है। दुनिया भर का तामझाम सुनाई देते रहता है। तो इतना क्लियर हुआ। अगर कहेगा कि पहला कम्युनिस्ट देश कौन था, रसिया, और दूसरा कम्युनिस्ट देश चाइना, ठीक है। चाइना में जो पार्टी है उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, ठीक है। और वैसे ही अगर रसिया में बात करेंगे तो रसिया का जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ था 1905 के टाइम पीरियड में, उसको क्या कहा गया था, मतलब वो कौन सी घटना हुई थी 1905 में, ब्लडी संडे वाली। और 1917 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1917 का रिवॉल्यूशन, उसे किस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। वहां पर जो पार्टी बनी थी उस पार्टी का क्या नाम था, बोल्शेविक। चेको तो सेना थी, चेको। बोल्शेविक, बोल्शेविक, बोल्शेविक। बोल्शेविक का मतलब क्या होता है, बहुमत या मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी। तो पहला कम्युनिस्ट देश बना रसिया और दूसरा कम्युनिस्ट देश बना चाइना। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। रसिया कैसे बना, कैसे टूटा, और इसमें कौन कौन से हुए रिवॉल्यूशन, ये याद रहेंगे। बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन खत्म होता है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, 2, क्यूबन क्राइसिस, कोल्ड वॉर,